नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अभी कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम में से कुछ हिस्से हटाए थे, खास तौर से मुगलों से संबंधित, तो बड़ी चर्चा हुई थी। एक बात मानने में कोई संकोच नहीं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, रोजाना कुछ न कुछ नई विवाद खड़े ही होते हैं। खैर, वो उनका टेम्परामेंट है, वो करते हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। और एक सज्जन है उनके यहाँ, सुधांशु त्रिवेदी साहब, जो एक तरीके से आचार्य बृहस्पति हैं। उनको हर चीज के बारे में जानकारी है और वो हर चीज के बारे में डिबेट करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई, हो सकता है उतने विद्वान हो। तो उन्होंने इसमें बताया कि मुगल कहीं से भी महान नहीं थे और अकबर का जो पूर्वार था वो हिंदुओं के उत्पीड़न में बीता, ऐसा उन्होंने बताया। अब इस बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद इस प्रसंग पे आगे बढ़ूंगा। जहां मैं रहता हूं लखनऊ में, यहाँ चिन्हट में, वहां एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उस मंदिर को नवाब वासुदौला ने बनवाया है, ये सब जानते हैं। लखनऊ के पुराने हिस्सों में चले जाइए, आपको तमाम ऐसे मंदिर बने मिल जाएंगे जिनको या तो नवाबों ने बनवाया या उनके बनवाने में मदद की। और तो और छोड़िए, कभी आप अयोध्या जाने वाले तमाम लोग गए ही होंगे। हनुमानगढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। कम लोगों को मालूम होगा कि हनुमानगढ़ी का वो मंदिर जो है, या वो गढ़ी जो कह लीजिए, वो नवाब वासुदौला के कहने पर महाराजा टिकैत राय ने बनवाई थी, जो उनके मिनिस्टर थे। और कभी अगर आप चित्रकूट जाएं तो आपको वहाँ पर औरंगजेब का बनवाया हुआ हनुमान जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा इतिहास के और अंदर घुसे तो आपको ऐसे तमाम राजआज्ञाएं मिलेगी जिसको मुगल बादशाहों ने मंदिरों के लिए तरह तरह के दान दिए, और ये सब सारी बातें। अब बात आती है कि इतिहास में क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए। बहुत दिन से चर्चा चल रही है। आजकल मैं वैसे भी देखता हूँ कि ताजमहल को 7वां शहर बताने पर भी डिबेट होता रहता है, और दक्षिण भारत के तमाम पुराने मंदिर दिखाए जाते हैं कि उनसे भी अच्छे हैं। ठीक है, वो मंदिर भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, उनकी श्रेष्ठता और उनकी भव्यता में कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको अब यहाँ से बात शुरू करूंगा। इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी जितना बड़े विद्वान भले न हो, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, और इतिहास का मैंने उच्च स्तर का अध्ययन किया है। इतिहास एक बड़ा ही विस्तारित विषय है, जिसको अगर आप पढ़िए तो उसकी बहुत ही लेयर्स भी हैं। जैसे मैं एक बात बताऊंगा, जैसे अकबर जो था, बात अकबर की शुरू की जाए। अकबर के जीवन के 2 कालखंड हैं, और अकबर के बारे में विचार करते समय एक चीज का और ध्यान दें। आप लोग देते ही हैं, लोग जो लोग थोड़ा समझदार होते हैं देते हैं, कि उस मेडिवल पीरियड में जब पूरी तरीके से अनिश्चय का माहौल हुआ करता था, उसमें एक 13 साल का लड़का, जो बिना पढ़ा लिखा लड़का था, गद्दी पर बैठता है और अंत में ऐसे शासन में सुधार करता है जो आज भी कई हद तक लागू होते हैं शासन करने की प्रक्रिया में। और वो एक बहुत ही बड़े और महान साम्राज्य की नींव डालता है, और वो साम्राज्य उसके द्वारा डाली गई नींव के चलते लगभग 1857 तक कायम रहता है। 13 साल का वो लड़का अपनी पूरी तरीके से अपनी, और वो बिना पढ़ा लिखा भी है, और वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करके कई गलतियां भी करता है, कई सुधार भी करता है। और उसके बाद वो अकबर की विवेचना करते समय आप ये भी देखिए कि ऐसा लड़का जिसने शुरू में साम्राज्य लिप्सा के चक्कर में तमाम जगह युद्ध किए और उसमें तमाम लोग मारे गए, लेकिन बाद का जब उसने देखा कि ये युद्ध वुद्ध सब बेकार है, तो बाद का उसका कालखंड देखिए कि वो बहुत ही एक तरीके से नया बादशाह हुआ। और अंत में उसकी समझ में ये भी आया कि धार्मिक जो सहिष्णुता का, और उसने एक प्रयोग भी किया, हालांकि वो बहुत प्रयोग सफल नहीं रहा। दीन इलाही बनाया उसने कि भाई ये सब लोग मिलजुल के साथ में रहें। और उसके भी अलावा एक चीज और अकबर के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ कि अकबर बहुत ही वैज्ञानिक सोच का आदमी था। आप उसके इतिहास में जाएं और कायदे से पढ़ें तो वो उसके दरबार में जो तमाम आते रहते थे, जो विदेशी लोग, क्या वो सारे के सारे जो थे, उनसे लगातार लंबे लंबे शास्त्रार्थ करता था, और धर्म को और विज्ञान को और इन सब तमाम चीज़ों को जानने की बहुत गहरी जिज्ञासा उसके अंदर रहती थी।
और उसके अलावा वो भगवान सूर्य का भी उपासक था। इतनी वैज्ञानिक सोच उसको पता थी कि सूर्य ही सृष्टि का नियंता है, इसलिए वो सूर्य उपासक भी था। और अकबर की जब डेथ हुई तो एक पुर्तगाली यात्री था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, मैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे विद्वान नहीं कि मुझे सब कुछ याद रहे, सर्च करके लोग देख सकते हैं जिनकी देखने की इच्छा हो। तो उस पुर्तगाली यात्री ने कहा, उसका बड़ा प्रसिद्ध कोट है कि सम्राट पैदा तो अकबर की डेथ के बाद उसका बड़ा प्रसिद्ध कोट है, सम्राट पैदा तो मुसलमान के तौर पर हुए थे, लेकिन जब वो मरे तो किस धर्म में थे ये नहीं पता। उसका कारण ये था कि जो एक ट्रेडिशनल और टिपिकल धार्मिक व्यक्ति होता है, वैसा अकबर अपने अंत समय में नहीं रह गया था। उसकी सोच वैज्ञानिक थी, परिष्कृत थी, और वो उसके साम्राज्य में दिखाई देता है। आप कभी फतेहपुर सीकरी जाइए देखने, फतेहपुर सीकरी में आप जब जाएंगे देखने, उसके अंदर जाकर के देखिए, उसके जो महल महलात हैं वो सारे के सारे एक तरीके देखने से लगता है मंदिर बने हुए हैं, कोई भी जाके देख सकता है। तो जो अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए कि आप जो कालखंड में, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास ऐसा हुआ, तो इतिहास में बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक का शासन रहा, ये तो हुआ ही हुआ। अब उसमें कौन बादशाह कैसा था, कौन बादशाह कैसा नहीं था, ये एक बात की विषय का हो सकता है, लेकिन उस कालखंड में मुगल ही भारत पर शासन कर रहे थे और भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे, इससे कोई नकार नहीं सकता है। और अगर पुराने इतिहासकारों ने अकबर महान और अशोक महान को, इन दो ही लोगों को महान माना है, तो उनके अपने तर्क हैं, बहुत ही ठोस तर्क हैं। जिसकी इतिहास में रुचि है वो इस बात को जानता है, जिसको अनर्गल बहस करनी है वो कुछ भी कह सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं एक और बात पर, जो ताजमहल और मंदिर की बात होती रहती है, साथ ही साथ कि सारे के सारे ऐसे तमाम दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो ताजमहल से श्रेष्ठ है, ठीक है। अब इस बात को आप जान लीजिए कि जो विज्ञान और होता है, और विज्ञान में जो वास्तु विज्ञान होता है, वास्तुशिल्प जो कह लीजिए, उसके कई स्कूल हैं। जैसे मंदिर बनाने में भी द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर के जो मंदिर बने उनकी अलग शैलियां हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो एक अलग शैली के बने हुए बहुत ही सुंदर मंदिर हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। या खजुराहो के मंदिर उस समय की वास्तुशिल्प के हिसाब से बने हुए बहुत ही सुंदर मंदिर है, इससे किसी को इनकार नहीं है। उसी तरीके से ताजमहल हो या मुगल जो बिल्डिंग्स है, वो एक डिफरेंट वास्तु शैली के, जो ईरान से होती हुई और भारत में और परिष्कृत हुई, वो एक उसके एक नायाब नमूने हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन तीनों ही शैलियों में तुलना करने का कोई तुक नहीं है, ये मेरा मानना है। वो अलग अलग स्कूल के अलग अलग शैलियों के अच्छे उदाहरण हैं, जिनको देख करके खुश हुआ जा सकता है, और उन मंदिरों को या उन मुगलों की बिल्डिंग्स को बनाने की, या उसके भी पहले की जो तमाम इमारतें हैं उनको बनवाने वालों की प्रशंसा की जा सकती है कि उन्हें इतनी नायाब इमारतें बनवाई। उनका आपस में मतलब तुलना करने का कोई तुक नहीं है। ये हुई एक और बात। और अंत में ये कह के फिर मैं बात को खत्म करूंगा कि अब जब ये सब चीजें जो है लगातार परिष्कृत होती जाती हैं, अब आप कभी लखनऊ आइए तो आप देखेंगे कि लखनऊ, हालांकि वो एक बदकिस्मत शहर है, कि लखनऊ में आप समझ लीजिए कि राजपूत, मुगल और ब्रिटिश, यूरोपियन स्कूल की जो भवन निर्माण शैली है, उसको मिला करके एक खास अवधि भवन निर्माण शैली का आविष्कार हुआ। और 18 से 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी की भी शुरुआत में आप पूरा जो अवध का इलाका है, बनारस से लेकर के और आपके ये लखनऊ और उसके आगे तक, उसमें जो भी इमारतें बनी वो खास इसी अवध शैली की इमारतें हैं, जिनका एक पूरा स्कूल है। इसके बारे में लोग अध्ययन करते हैं, जानकार लोग, जिनकी इतिहास में दिलचस्पी होती है, वे बात खड़ा करना हो और विद्वत्ता जानना हो तो एक अलग बात है। और आप ये बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि आप कभी भी जाइए अयोध्या, जाके देख आइए, खड़े खड़े बात नहीं करनी चाहिए, जाना भी चाहिए। अयोध्या में तमाम ऐसे आपको मंदिर मिल जाएंगे। अवध के नवाबों की जो भवन निर्माण शैली थी, उसमें मछली एक प्रमुख चीज हुआ करती थी, दरवाजों पर मछलियां बनती थी और अंदर की जो स्टाइल होती थी। आपको अयोध्या में ऐसे तमाम मंदिर मिल जाएंगे जो अवध के नवाबों की बनाई हुई भवन निर्माण शैली के तहत बने हैं, और उनके सामने 2 मछलियां भी हैं, और लेकिन वो है मंदिर, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने दें, उसको अपने हिसाब से मत तोड़े मरोड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात और जान लीजिए कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से इतिहास खत्म नहीं होता। इतिहास तो अपनी जगह वो है तो है। और इसी में लास्ट एक बात करूंगा कि
आजकल मराठों का इतिहास बताने की बहुत परंपरा चल पड़ी है। मैंने पहले भी कहा है कि मराठों के इतिहास के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा छत्रपति शिवाजी और उनके वंशजों का है, दूसरा हिस्सा पेशवाओं का है। वो पेशवा जिनको अंग्रेजों ने बुरी तरीके से परास्त करके एक शाखा को चित्रकूट भेजा और दूसरी शाखा को बिठूर भेज दिया। यही इतिहास है। इसको आप तोड़े मरोड़ेंगे तो पाएंगे कुछ नहीं। हालांकि जो उस समय के लोगों की जो भी मतलब अच्छी बातें हैं और जो भी उनकी मानवीय कमियां हैं उनको आप बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, लेकिन ऐसा करने से कुछ मिलता नहीं। इस बात को समझ लें तो अच्छी बात है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।